नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की पड़ताल करते हैं जो हजारों सालों से सम्मान और विवाद दोनों का केंद्र रहा है, मनुस्मृति। तो देखिए, एक तरफ तो इसे समाज के लिए एक गाइड बुक माना जाता है और दूसरी तरफ ये गहरे विवादों की जड़ भी है। तो सवाल यही उठता है कि ये असल में है क्या? समाज के लिए एक प्राचीन कोड या फिर आज के संघर्षों का एक स्रोत? और मजे की बात यह है कि जिस सोर्स टेक्स्ट को हम देख रहे हैं वो खुद इस तीखी बहस को मानता है। तो चलिए अपनी पड़ताल यहीं से शुरू करते हैं। तो इस जटिल ग्रंथ को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इसके विवादित ढांचे से शुरू करेंगे, फिर 4 सामाजिक व्यवस्थाओं को देखेंगे, शासन के नियम, दैनिक जीवन और आखिर में ऐसे प्राचीन ग्रंथ को कैसे समझा जाए, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मनुस्मृति है क्या और इससे लेकर इतनी मजबूत प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं। तो देखिए, मनुस्मृति समाज के लिए एक पूरी गाइड बुक होने का दावा करती है। मतलब इसमें सामाजिक जिम्मेदारियों से लेकर कानून और यहाँ तक कि व्यक्तिगत आचरण तक हर चीज के लिए नियम कायदे दिए गए हैं। हमारा सोर्स टेक्स्ट एक तर्क देता है कि मनुस्मृति के 2 पहलू हैं, एक उत्तम यानी अच्छा और दूसरा अधम यानी बुरा। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो आलोचक हैं वो सिर्फ इसके अधम या कहें कि विवादास्पद पहलुओं पर ही फोकस करते हैं। तो चलिए अब जरा इसकी सामाजिक संरचना के बिल्कुल कोर में चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह के समाज का खाका तैयार करती है। ये ग्रंथ समाज को 4 वर्णों में बांटता है और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट हायरार्की है, एक पदानुक्रम है। इसने ब्राह्मण को धर्म का अविनाशी रूप और बाकी सभी से श्रेष्ठ बताया गया है। वर्ण व्यवस्था के अलावा ये जीवन को भी 4 अलग-अलग स्टेज यानी आश्रमों में बांटता है और हर एक स्टेज के लिए अलग-अलग कर्तव्य तय करता है। ठीक है, तो समाज की बात हो गई, अब आते हैं शासन पर। ये ग्रंथ सिर्फ सामाजिक नियमों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये राजाओं के लिए भी एक तरह की पूरी हैंडबुक है कि राजकाज कैसे चलाना है, न्याय कैसे करना है और युद्ध कैसे लड़ना है। और इसमें एक पूरी लीगल सिस्टम की बात की गई है। 18 तरह के कानूनी विवादों को कैटेगराइज किया गया है। इसमें आप देखिए, कर्ज से लेकर पार्टनरशिप के झगड़े, यहाँ तक कि चोरी और हमले जैसे अपराध, सब कुछ शामिल है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, न्याय सबके लिए बराबर नहीं है। मतलब सजा इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध करने वाला कौन है और पीड़ित कौन है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। अच्छा, तो शासन के बाद अब बात करते हैं आम जिंदगी की, रोजमर्रा के नियमों की। ये ग्रंथ लोगों के पर्सनल लाइफ में भी, खासकर घर परिवार के मामलों में काफी गहरे तक जाता है। जैसे कि शादी, मनुस्मृति में 8 अलग-अलग तरह के विवाह बताए गए हैं और इनकी भी एक रैंकिंग है। सबसे अच्छा माना गया है ब्राह्म विवाह और लिस्ट में सबसे नीचे है पैशाच विवाह, जिसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है। जीवन के जो 4 आश्रम हमने देखे थे, उनमें से गृहस्थ आश्रम यानी जो घर परिवार चला रहा है, उसे सबसे ऊपर पहला दर्जा दिया गया है और इसकी वजह भी बताई गई है। वजह यह है कि यही आश्रम बाकी तीनों की देखरेख करता है। मतलब स्टूडेंट्स, रिटायर्ड लोग और सन्यासी, इन सबको गृहस्थ ही तो सपोर्ट करता है। तो हमने कुछ खास नियम तो देख लिए, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस ग्रंथ की विरासत क्या है और आज के समय में इसे कैसे देखा जाता है। अब देखिए, इस ग्रंथ के समर्थक भी रहे हैं, जैसे 19वीं सदी के एक फ्रांसीसी लेखक थे, लुई जैकोलियट। उनका तो यहाँ तक दावा था कि मनुस्मृति का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं, बल्कि मिस्र, फारस, ग्रीस और रोम तक के लीगल सिस्टम्स पर पड़ा है। तो सवाल ये है कि इसे पढ़ें कैसे? हमारा जो सोर्स टेक्स्ट है वो खुद इसे पढ़ने का एक तरीका बताता है और इसके लिए वो संत कबीर के एक दोहे का सहारा लेता है। मतलब तर्क ये दिया जा रहा है कि इसमें अच्छी और पुरानी दोनों तरह की बातें हैं। तो समझदारी इसी में है कि जो काम का है, जो एक अच्छे समाज को बनाने में मदद करे, उसे रख लिया जाए और जो आज के समय में फिट नहीं बैठता, उसे विनम्रता से छोड़ दिया जाए। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब भी हमारे सामने ऐसे प्राचीन ग्रंथ आते हैं जिनमें कुछ बातें बहुत गहरी होती हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा विवादास्पद, तो आज के दौर में उन्हें समझने और उनकी व्याख्या करने की हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है?